आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है फिर लौट आई खुशी। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों का और अपनी फैकल्टी का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस कहानी को लिखने में प्रोत्साहित किया। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। आज सुबह सूरज की किरण मेरे पलंग की बाजू वाली खिड़की से आते हुए मुझे जगा दिया। थकान के मारे उठा तो नहीं जा रहा था, पर क्या करे, पराए देश में काम करना और अकेले रहना भी तो आसान नहीं। किंतु आज तो रविवार था। वैसे तो रविवार आराम के लिए है, लेकिन दिवाली आ रही थी तो घर की सफाई करना भी ज़रूरी था। अपने देश में नहीं है तो क्या हुआ, दिवाली पे सफाई करना तो हमारा रिवाज है। आखिरकार माता लक्ष्मी की पूजा जो करते हैं हम। सफाई करने से पहले मैंने चाय बनाई और लैपटॉप खोल के मेल चेक करने लगा। माँ का संदेश आया था, वापस कब आ रहे हो? 2 साल हो गए तुम्हें देखे हुए। यहाँ लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। शादी भी करानी है तुम्हारी, उम्र बीत जाओगी तो कुंवारे रह जाओगे। कल मैं तुमको एक लड़की की फ़ोटो भेजूंगी, देखना और फिर बोलना, सीधा मना मत कर देना। और जल्दी घर आ जाओ, पापा भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। सदा खुश रहो, तुम्हारी माँ। खैर, माँ का संदेश आते ही मेरा मन फिर उदास हो गया। हालांकि माँ भी जानती थी कि मैं सिर्फ उस एक लड़की से ही प्यार करता आया हूँ जो कि मेरे कॉलेज में थी, कविता नागर। ऐसा लगता हो कल की तो बात है। सन 2005, 23 अगस्त, कॉलेज का पहला दिन। लाल रंग के टॉप में दूसरे रो की तीसरी सीट पर बैठी एक लंबे बालों वाली सुनहरी लड़की। हाय, मैं ऑक्यूपाई दिस सीट, मैंने बोला और उसने स्माइल करते हुए सर हाँ में हिलाया। पूरा लेक्चर निकल गया, पर मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। वो क्या है ना, स्कूल के दिनों से ही न जाने क्यों लड़कियों से बात करने में मुझे डर सा लगता था। आखिरकार उसी ने बात शुरू करी और हाथ आगे बढ़ाया और बोली, हाय, आई एम कविता। और मैंने भी थोड़ा सोचने के बाद बोला, हाय, आई एम यश। फिर जैसे जैसे कॉलेज लाइफ चलती रही, हम लोगों की बातें बढ़ती रही। अब हमारा पूरा ग्रुप 10 से 15 लोगों का हो गया था। मुझे उसकी वो स्माइल और चेहरा बहुत अच्छा लगने लगा था। देखते ही देखते पहला सेमेस्टर का इंटरनल्स आ गए थे और एग्ज़ाम टाइम में हम सब साथ पढ़ते। हालांकि कभी कभी मेरा ध्यान पढ़ाई से हटकर उस पर चला जाता था। एग्ज़ाम के दौरान हम आमने सामने बैठते और एक दूसरे की चीटिंग में खूब मदद करते। फ्री टाइम में हमारा ग्रुप सामूहिक यानी कि ग्रुप फ़ोटो लेता और हम सब एक दूसरे की खिंचाई बहुत करते। अब हमारा पूरा ग्रुप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगा था। साथ घर में जाना, मेट्रो में हल्ला करना, मस्ती करते हुए जाना। यहाँ तक हमने तो मेट्रो को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी खूब गाने गाते और फ़ोटो खींचते। एक दिन मेरा दोस्त अचानक से बोला, चॉइस अच्छी है तेरी। मैं घबरा के बोला, कैसी चॉइस? और सामने से जवाब आया, चल चल, नाटक मत कर, सबको दिखता है कितना पसंद करता है तो उसे। दिसंबर आ गया था और हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे। पहला एग्ज़ाम तो सबका ही अच्छा हुआ था, लेकिन दूसरे एग्ज़ाम वाले दिन जो ना होना था वो हो गया। सुबह सुबह 6 बजे मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। टाइम बहुत पड़ा था तो पापा ने मुझे एग्ज़ाम लिखने को भेजा। मैं किसी तरह एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज तो पहुंच गया, पर बाहर खुद को संभाल ना पाया और ज़ोरों से रो पड़ा। तब मुझे कविता ने संभाला और सहानुभूति दी। मैं आधा पेपर करके निकल गया। किसी तरह एग्ज़ाम्स निकले और कुछ छुट्टियों के बाद कॉलेज खुले। फिर आया क्रिकेट टूर्नामेंट और मेरा भी टीम में सिलेक्शन हो गया। साथ ही साथ मुझे वाइस कैप्टन भी चुना गया। इस बात से मेरे सारे दोस्त खुश थे और वो भी बहुत खुश थी। अब क्लास में हम साथ बैठा करते और एक दूसरे को बखूबी समझने भी लगे थे। टूर्नामेंट के हर मैच से पहले वो ऑल द बेस्ट ज़रूर बोलती। वो अलग बात है, हम फाइनल में हार गए थे। मैंने हिम्मत करी और फिर कुछ दिन बाद उससे पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो है, मिलता नहीं तुमसे? वो बोली, हाँ, ज़्यादा बात नहीं होती और हम भी इस बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा।
यह बोल के उसने मुझे चुप करा दिया और बात बदल दी। ऐसे पूरा 1 साल निकल गया था। अब हम सीनियर बन गए थे। फ्रेशर्स पार्टी में मुझे एंकरिंग करने का बहुत मन था और उसके लिए ऑडिशंस में जाने तक के लिए आपको एक पार्टनर की ज़रूरत थी। मैंने कविता को मनाया और वो किसी तरह मान गई। फिर क्या, मेरा लेडी लक चल पड़ा। फिर हमने साथ एंकरिंग की, डांस किया, खूब मस्ती करी, साथ में बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली और फिर रोज़ की तरह मेट्रो में सारे साथ गए। न जाने क्यों दिन रात उसी के ख्याल आते थे। अब तो कभी उसका कॉल भी आता तो मम्मी भी मुझे छेड़ती और बोलती, ले तेरी कविता का फ़ोन आया, ले बात कर ले उससे, सुन अपनी कविता को, क्या कविता सुनाती है वो। उसको तो अजीब लगता ही था जब मम्मी फ़ोन उठाती थी और मेरे तो पसीने ही छूट जाते थे। कुछ टाइम बाद देर रात एक फ़ोन लगाया, देखा कविता का फ़ोन है। मैंने सहमी आवाज़ में बोला, हेलो, और सामने से रो तो एक कविता की आवाज़। अरे हुआ क्या, रो क्यों रही हो, मैंने पूछा। और वो रोते हुए बोली, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। हाँ। किसी तरह मैंने उसे चुप कराया और 1 घंटे के बाद जाके वो चुप हुई और फिर उसने फ़ोन रखा। शायद वो उस रात सो नहीं पाई होगी और ना ही मैं सो पाया था। मुझे दुख भी हो रहा था और साथ ही थोड़ी खुशी भी। अगले दिन वो कॉलेज नहीं आई और मैंने भी उसको कॉल करना सही नहीं समझा। कुछ दिन बाद जब वो वापस से कॉलेज आई तो उसकी वही स्माइल देख के बहुत अच्छा लगा। सब कुछ समय के साथ पहले जैसे होने लगा था और फिर वही हंसना, मज़े करना। अक्टूबर में मेरा बर्थडे था और एक बहुत ही अच्छी सरप्राइज़ पार्टी मिली मुझे, जो कि सब मैडम कविता ने ही प्लान किया था। नवंबर में कॉलेज फेस्ट था और हमारा पूरा ग्रुप बहुत सारी प्लानिंग करके फेस्ट में पहुंचा। सब टाइम पे पहुंच गए थे और वो हमेशा की तरह सबसे लेट। हालांकि हमने उसके लिए सीट रोक के रखी थी। वहाँ भी हमें खूब मज़े किए, पिक्स ली और हम एक दूसरे को बहुत करीब आ चुके थे। अब वो भी अब कुछ कुछ समझने लगी थी। मेरी अभी तक कोई हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उसे अपने दिल की बात बोल दूँ। डरता था कहीं दोस्ती भी टूट गई तो। एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। न जाने कहाँ से बिन मौसम बरसात आ पड़ी। भला कभी नवंबर में बरसात होती है क्या? अब न जाने वो दिन ही अलग था। बरसात में भीगते हुए हम कॉलेज तो पहुँच गए, पर किसी का भी लेक्चर अटेंड करने का मन नहीं था। गरम गरम चाय और पकौड़े हमारा इंतज़ार जो कर रहे थे। दोस्तों के साथ बारिश में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन ये खुशी दुगनी हो जाती है जब आप जिसको प्रेम करते हो वो भी आपके साथ हो। एक दिन अचानक सेमेस्टर रिज़ल्ट आ गया। मैं तो पास हो गया, पर कविता एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अपने पास होने की खुशी मनाऊं या कविता के एक सब्जेक्ट में फ़ेल होने का दुख। हालांकि उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। बाद में उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने टॉप किया हो। सब कुछ रोज़ की तरह चलने लगा था, बस हमारी शरारतें बढ़ गई थी। मैं चुपचाप कभी उसको छेड़ देता, कभी उसके क्लचर निकाल लेता या फिर कभी रबड़ बैंड। फिर वो मेरे पीछे पूरे कॉलेज में भागती। कभी इससे भी मन नहीं लगता, मैं उसको मोबाइल ही उठा लिया करता था। मेरे बैग में तब से बुक्स, रजिस्टर के साथ साथ क्लचर और हेयर बैंड भी होते थे। अब तो टीचर्स को भी सब मालूम हो गया था कि क्या खिचड़ी पक रही है। वही फिर दिसंबर में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स एंड देन अगले पूरे सेमेस्टर हमारी मस्ती। क्लास में उसे मोबाइल पे कॉल करके क्लास का पढ़ाई वाला वातावरण ही ख़राब कर देता था मैं। जून जुलाई में ट्रेनिंग का टाइम आया था और उसने केमिकल कंपनी में ट्रेनिंग करी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि फाइनेंस की पढ़ाई करते हुए केमिकल कंपनी में ट्रेनिंग। खैर, वो और उसके काम दोनों ही दुनिया से अलग होते थे। हम रोज़ाना बात करते एक ट्रेनिंग के बारे में और इधर उधर की फालतू बातें करना। हमने तो ऑस्कर जीता था इन बातों में। पहले व्हाट्सएप तो होता नहीं था, तो टेक्स्ट मैसेज से ही काम चलाना पड़ता था। लास्ट ईयर शुरू ही हुआ था हमारा कि अब हालात ऐसे थे कि टीचर्स मुझे बोलते थे, क्या भाई, कहाँ है तुम्हारी कविता?
साथ घूमना और साथ मस्ती करना हमें बहुत पसंद था। दिल्ली की ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम ना घूमे हो। साथ चांदनी चौक के फेमस पराठे खाए, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, अप्पू घर, कुतुब मीनार, सारी मार्केट और यहाँ तक कि कितने सारे फेमस मंदिर गुरुद्वारे भी घूम लिए थे। ज़िंदगी की रफ्तार का पता ही नहीं लगा था कि हमको साथ रहते हुए 3 साल होने को आ रहे थे। प्लेसमेंट्स में उसको इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि उसकी एक एचआर कंपनी में प्लेसमेंट हो गई थी। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, पर सीखने को बहुत कुछ था। मेरी भी एक फाइनेंस कंपनी में जॉब लग गई थी। हमारा मिलना उसके बाद बेहद कम हो गया था, लेकिन बात तो रोज़ाना ही होती थी। कुछ टाइम बाद फेयरवेल आया। फेयरवेल हालांकि 2 घंटे का था, लेकिन वो 2 घंटे हम कभी नहीं भूल सकते थे। इतनी फ़ोटो एक दिन में, और जब हमने फ़ोटो काउंट की तो हमने 3000 फ़ोटो खिंचवाई थी अपने ग्रुप के साथ, जो कि हमने 3 साल में नहीं खिंचाई, वो हम 2 घंटे में कर बैठे थे। खैर, आगे तो सिर्फ नौकरी रखी थी और कुछ नहीं। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और नौकरी भी चलती रही। नौकरी को भी काफ़ी समय निकल गया था। हमारा पूरा ग्रुप एक दिन कनॉट प्लेस में मिला। मैंने यही सही मौका समझा और उसको प्रपोज़ कर डाला। पहले तो वो एकदम हक्की बक्की रह गई और मानो जैसे मैंने उसे ज़मीन जायदाद हड़प ली हो। थोड़ी चुप्पी साधने के बाद वो बोली, देखो हम अच्छे फ्रेंड्स हैं बस, और मुझे ये सब नहीं पसंद, तुम भी जानते हो। वो गुस्से में वहाँ से चले गई और हम सब भी वहाँ से अपने अपने घर को निकल गए। मैंने उसे घर जाके मैसेज किया, उसने बहुत देर तक कोई रिप्लाई नहीं किया। 10 मैसेज का 1 रिप्लाई, कॉल का तो कोई जवाब ही नहीं था। 1-2 दिन ऐसे ही चलता रहा, फिर मैसेज का रिप्लाई भी आना बंद हो गया। ऐसे में हमारी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। लगभग 4 महीने बाद उसका मैसेज आया, कैसा है तू? मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने कॉल किया और पूछा, मतलब तेरी तरफ से हाँ है? उसने साफ साफ इतना बोला कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी और हम सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। मैं थोड़ा चुप रहा और बस हाँ में जवाब दिया। थोड़ी देर में हमारी बातों का दी एंड हो गया। अब बातें भी कम हो गई थी और मिलना तो बहुत दूर की बात है। खैर, कुछ समय बाद उससे बात हुई तो बोलती, मेरी सगाई है 3 महीने बाद। मैंने कहा, अभी तो जॉब को 1 साल हुआ है और अब तो MBA के फॉर्म भी भरे हैं। बोलती, हाँ, मेरे फ्यूचर हस्बैंड को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही बोलती, अच्छा चल बाद में बात करते हैं। उसके बाद तो मानो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को संभाला और कुछ ही समय में जॉब छोड़ के MBA में एडमिशन ले ली। मैं बेंगलोर चला गया था और वो यहीं दिल्ली में थी। हम अभी भी बात कर लेते और मैं बस पूछता कि सगाई में तो बुला रही है ना? वो हाँ बोलती, लेकिन जब मैं ये पूछता कि सगाई कहाँ है तो सिर्फ इतना बोलती, टाइम आने पे बता दूंगी। 11 जुलाई उसकी सगाई का दिन था और दिन तो बहुत करीब आ रहा था, लेकिन सगाई के 2 दिन पहले उसका मोबाइल ऑफ। मुझे लगा बुलाना चाहती होगी तो बुलाएगी, नहीं बुलाया तो कोई नहीं, हमारी किस्मत ऐसी है। सगाई वाला दिन सुबह जाके उसका फ़ोन लगा और मैंने पूछा, जल्दी बता सगाई कहाँ है, मैं फ़्लाइट लेके आ जाऊँगा। वो ज़ोरों से हंसती रही 5 मिनट तक, तो वो हंसती रही। मैं एकदम हक्का बक्का और पूछता रहा, अरे क्या हुआ बता तो। उसके चुप होने से पहले मैंने इतना कुछ बोल दिया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। वो फिर हंसते हुए बोली, मेरी कोई सगाई वगाई नहीं हो रही आज, मैं तो बस तेरे से मज़े ले रही थी और तू तो इतना सीरियस हो गया। मैं थोड़ा ज़ोर से बोला, ये भी भला कोई मजाक करने की बात होती है? वो बोली, यार तू बड़ा स्वीट है, तुझसे पंगे लेने में बहुत मज़ा आता है। MBA के दौरान भी मैं उसे एक बार मिला और वही हमारा ग्रुप फ़ोटो साथ में, वही सारी बातें, वही मस्ती। न जाने उसके मन में क्या चलता था मुझे लेके, क्या वो मुझे पसंद करती है या नहीं, और पता नहीं कितने उल्टे सवाल मेरे जहन में उठे हुए थे।
एमबीए भी देखते देखते ख़त्म हो गई थी और अब मैं विदेश आ चुका था। अब क्या करें? अपने देश में नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, बाहर ही सही। और अब मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई थी, मैं वापस घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे मिलने को बहुत मन करता था। लेकिन न जाने वो एमबीए ख़त्म होने के बाद कहाँ गुम हो गई थी। हमारा कांटेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। मेरे पास थी तो बस उसकी यादें, कुछ तस्वीरें और कुछ नहीं। दिल्ली जाने पे माँ को भी क्या समझाता, हालांकि माँ तो माँ होती है। वो मेरी आंखें पढ़ लेती, उनमें छुपे उस तस्वीर को देख सकती थी। वो ये भी एक कारण था कि मैं वापस नहीं जाना चाहता था। अब उसी बीच यादों में खोए हुए सुबह से शाम हो गई थी और ना कोई काम हुआ था, ना ही कोई दिवाली की सफाई। फिर क्या, अब कल से वही काम और क्या। मैंने रात को खाना बनाया और अगले दिन की तैयारियां करी। खाना खा के सोया ही था कि एक मैसेज आया, हाउ आर यू। नंबर अनजान था और यहाँ का नहीं था। मैंने पूछा, येस, हु इज़ दिस। तो सामने से लिखा आया, बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। चलिए अभी के लिए गुड नाइट, टाटा, स्वीट ड्रीम्स। मैंने कॉल करने की कोशिश करी लेकिन नंबर ऑफ आ रहा था। सुबह जल्दी हड़बड़ी में मैं तैयार हुआ और किसी तरह टाइम पे ऑफिस पहुंच ही गया। जाते ही मेल खोला और सबसे पहले माँ का संदेश, ये देख लड़की की फ़ोटो और बताना कैसी लगी। और हाँ सुन, तुझे मेरी कसम, फ़ोटो ज़रूर देखना। मैंने फ़ोटो डाउनलोड करी और अभी फ़ोटो डाउनलोड हो ही रही थी, उसी रात वाले नंबर से मैसेज आया, हाय गुड मॉर्निंग। मैंने भी रिप्लाई किया और जैसे ही फ़ोटो डाउनलोड हुई मैसेज आया, क्यों, फ़ोटो कैसी लगी। मैंने तुरंत ही फ़ोटो डाउनलोड करी और आप मानेंगे नहीं, पर वो किसी और की फ़ोटो नहीं थी, वो मेरी कविता की फ़ोटो थी। मेरी कविता। मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए और फिर मैसेज आया, क्यों, अब शादी नहीं करेगा मेरे से। बस इतनी सी थी ये कहानी।